हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर आप बात करें तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे सिर्फ ये जानेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं जो इसको गवर्न करते हैं। वो सारे रूल्स मैं यहाँ पे डिस्कस तो नहीं करूंगा, लेकिन जहाँ जहाँ जो जो जरूरत होगा उसको मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आप किसी भी एटम का या क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करेंगे या पीरियोडिक टेबल का आप जब स्टडी करेंगे तो वहां पे इसका बहुत बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वी कांट आइडेंटिफाई ब्लॉक्स, ग्रुप्स, पीरियड, ये सारे चीज हम नहीं कर सकते। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की अगर आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसका किसका लिख सकते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग एटम का भी लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग मॉलिक्यूल्स का भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिकली किसके बारे में सीखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे वो है दैट इज एटम। तो यहाँ पे हम लोग एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपका एटम है और ये आपका मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए आपको एमओटी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। तो वहां पे हम लोग इसको डेट करेंगे। तो देखिए, बेसिकली अगर आप बात करें कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एक रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। एटम के अंदर किस में, आप शेल में बोलिए, सब शेल में बोलिए, या ऑर्बिटल्स में बोलिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हर एक एलिमेंट के पास, हर एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन्स का फिक्स नंबर होता है, और उसी को हम क्या करते हैं, या तो शेल वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या तो सब शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या तो हम उसको ऑर्बिटल्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन या इस रेगुलर अरेंजमेंट को किसी भी एटम के अंदर अगर आप शेल के अंदर, सब शेल के अंदर और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एक रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इसी फिनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का नाम देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का नाम देते हैं। तो देखिए, यहां पे अब कुछ टर्म्स को जानना जरूरी है। जैसे हमने बोला शेल है, सब शेल है और ऑर्बिटल्स है। तो आइए समझते हैं। देखिए, शेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। जहां भी एन की बात करें मतलब वो शेल नंबर बताता है। तो देखिए, अगर एन की वैल्यू 1 लेते हैं तो जो शेल का नोमेनक्लेचर होगा वो होगा के, और के में जो सबशेल होता है वो होता है एस। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कि ये आपका शेल है। ठीक है, अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं तो ये l हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 3 रखते हैं तो शेल का नाम m हो जाएगा। n का वैल्यू 4 रखते हैं तो शेल का नाम या ऑर्बिट का नाम बोल सकते हैं n हो जाएगा। और अगर n का वैल्यू 5 रखते हैं तो शेल का जो नाम है या ऑर्बिट का जो नाम है वो आपका o होगा। यानी शेल और ऑर्बिट्स की अगर बात करें तो के, एल, एम एंड ओ, दीज आर शेल, और ये शेल के नेम है। जबकि सबशेल की बात करते हैं तो सबशेल क्या होगा, एस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा। तो सबशेल यही होते हैं, एस, पी, डी, एफ। अब देखिए, एस में ऑर्बिटल्स की बात करें तो एस में एक ऑर्बिटल्स होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट होगा जब भी आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबशेल वाइज यहाँ लिखेंगे और ऑर्बिटल्स वाइज भी लिखेंगे। तो ये सारे टर्म्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ कि शेल को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो एन के थ्रू लिखते हैं, और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है। नाम अलग अलग है, ये आप के है, एल है, एम है, एन है, ओ है। तो ये नंबर वाइज भी याद रखिए कि एन का वैल्यू 1 होगा तो शेल का नाम क्या होगा, के। अब सबसेल क्या क्या है, एस है, पी है, डी है, एफ है, और इनके ऑर्बिटल्स को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल्स, डी में 5 ऑर्बिटल्स और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब देखिए, हर एक शेल के अंदर सबसेल होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये इस शेल का सबसेल है। तो देखिए, अगर शेल नंबर 1 रखते हैं तो शेल का जो नाम होता है, नेम जो होता है वो के होता है, और के में जो सबशेल होता है वो एस होता है। और ये एक्चुअली 1 इसके पहले लगाने से ये पता चलता है कि ये के का सबशेल है। उसी तरह एन का वैल्यू 2 है तो ये एल शेल होगा,
और एल शेल में 2 सबसेल होते हैं एस और पी, और इनके पहले 2 लगाने से ये पता चल जाता है कि ये किसका सबसेल है, तो ये एल का सबसेल है। उसी तरीके से एन का वैल्यू अगर 3 हो तो आपका शेल का जो नाम है वो होगा यम, और इसमें एस पी और डी होता है, और इनके पहले अगर आप 3 लगा देते हैं तो ये बतलाता है कि एस पी डी जो हैं ये किसको बिलोंग करते हैं, ये एम शेल को बिलोंग करते हैं। एन का वैल्यू अगर 4 हो तो शेल का नाम एन होता है, और इसमें सब शेल होते हैं एस पी डी एफ होते हैं, ठीक है। और इनके पहले 4 लगाने से ये पता चलता है कि ये 4s 4p 4d 4f ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, तो ये एन को बिलोंग कर रहे हैं। उसी तरीके से एन का वैल्यू अगर आप 5 रखते हैं तो जो शेल या ऑर्बिट का नाम है वो ओ होता है, और अगर यहाँ पे आप देखें तो ये एस पी डी एफ होता है, और यहाँ पे 5 लगाने से पता चलता है कि 5 जो है ये ओ को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि हम पता कर सकते हैं, हम यहाँ से याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि भाई किस शेल में कौन सा सबसेल होता है, तो ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये बात हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखिए किसी भी शेल में हम लोग मैक्सिमम नंबर निकालते हैं, और इस मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए एक रूल होता है जिसको बोर एंड ब्यूरी रूल बोलते हैं, और ये वैल्यू होता है 2n², ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं कि कैसे हम किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो शेल हमारा क्या होता है, k होता है, और k में अगर हम बोले तो एक सब शेल होता है और वो होता है 1s। तो मुझे अगर इस k में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करूंगा 2 इंटू n²। तो यहाँ पे 2 है और n का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। यानी k में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आपको फिल होगा वो आपका 2 होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां से ये भी पता चल गया कि इस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 2 भरता है। तो ये भी याद रखिए कि एस में मैक्सिमम कितना आएगा जी, 2 आएगा। उसी तरीके से एन का वैल्यू अगर आप क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो शेल का नाम एल होगा, और इसमें देखिए सबसेल क्या होगा, 2s होगा एंड 2p होगा। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 2n² लगाइए, तो 2 इंटू और n का वैल्यू 2 रखिए और इसका स्क्वायर करिए, तो ये हो गया 2 इंटू 4, और दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये वैल्यू 8 हो गया। यानी L में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा जी, 8 आएगा। अब इस 8 को कैसे भरना है, तो इस 8 को S को भी देना है और P को भी देना है, और आप अभी यहाँ जान गए कि S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 2 होता है। तो इस 8 में से हमने 2 को यहाँ पे फिल कर दिया, अब बचा 6, तो P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो गया जी, 6 हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर n का वैल्यू 3 रखते हैं तो शेल m होता है, और इसका सबसेल 3s 3p एंड 3d होता है। अब 2n का फॉर्मूला लगाइए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर करिए, तो ये हो गया 2 इंटू 9, और इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि m में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 18 आएगा। अब देखिए s में हमने भरना सीख लिया कि s में मैक्सिमम 2 होता है, p में मैक्सिमम 6 होता है, तो बाकी जो बचा 10 इलेक्ट्रॉन वो किस में जाएगा, तो d में जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू जब आप 4 रखते हैं तो शेल का जो नंबर नाम होता है वो n होता है। अब देखिए यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 4s 4p 4d एंड 4f होगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए 2n², 4 का स्क्वायर करिए, तो ये हो गया 2 इंटू 16, और ये आपका हो गया 32। यानी n में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा जी, 32। s में मैक्सिमम 2 भरता है, p में मैक्सिमम 6 भरता है, d में मैक्सिमम 10 भरता है, और f में मैक्सिमम कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ से आप याद रखिए कि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, p में मैक्सिमम 6 भरता है, d में मैक्सिमम 10 भरता है, और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। ये अपने को याद रखना होगा। तो देखिए हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल में कितना हो सकता है इसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसेल अगर S है तो मिनिमम इसमें 1 भरेगा और मैक्सिमम इसमें 2 भरेगा, ठीक है। यानी 1 से 2 यहाँ पे जाएगा। अगर सबसेल P है तो मिनिमम 1 जाएगा इसमें और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा। यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1 से 6 तक आप इसमें भर सकते हो। D की बात करें तो D में मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम 10 होगा, यानी 1 to 10 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है जी, ये आपका D है, ठीक है, और ये आपका क्या है जी, F है। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर D में हो गया, F की बात करें तो F में आपके पास मिनिमम 1 और मैक्सिमम कितना होगा, 14। तो 1 to 14 आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी सबशेल में मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, ये बात आपको यहाँ से लर्न करना होगा, समझना होगा।
अब देखिए हम ऑर्बिटल वाइज भी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल, किसी एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो हमेशा 2 होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होता है, ऐसा होता है, तो दूसरा इस तरीके से होता है। तो देखिए एस ऑर्बिटल में तो एक ही एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो देखिए यहाँ पे एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया। अच्छा, यहाँ पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जी, तो पी में 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन होते हैं, तो देखिए एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, और एक होता है पीजेड। और इन तीनों की एनर्जी क्या होती है जी, एक जैसा होता है, सेम होता है, इसलिए इनको हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, डी जेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो यहां भी आप देख लीजिए, यहां भी हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन ही भरा हुआ है। उसी तरह डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 5 ऑर्बिटल्स का नाम देखिए, इनकी एनर्जी भी सेम होती है। एक होता है डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई जेड इक्वल्स टू डी जेड एक्स इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी जेड स्क्वायर। ठीक है, और इस सबको हम लोग डिजेनरेट ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। उसी तरीके से एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिसमें हर एक ऑर्बिटल्स में आप 2-2 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स है, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनके बारे में हमें डिटेल्स में यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिए, ठीक है, कि आप ऑर्बिटल्स वाइज अगर इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो किस तरीके से भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, जैसे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हुन्स रूल की बात करते हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। अगर किसी भी ऑर्बिटल्स में अगर देखें, पी सेप्सल हो या एस हो या डी हो, उसमें ये देखिए P6 लिखा है मतलब ये फुल फील्ड है, P3 लिखा है मतलब ये हाफ फील्ड है, और ये P4 है, ये आपको फुल फील्ड से थोड़ा कम है। ठीक है, ये हाफ फील्ड से भी कम होगा तब भी हम लोग बात करेंगे। तो ऐसे केस में सबसे ज्यादा स्टेबल फुल फील्ड, फिर हाफ फील्ड, और फिर जो हाफ फील्ड से कम हो या फुल फील्ड से कम हो वो आपका आता है। डी वाले केस में देखिए D10 ज्यादा स्टेबल होगा D5 से, और D5 ज्यादा स्टेबल होगा D6 से। F14 में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी F7 के कंपेयर में और F8 के कंपेयर में। तो ये स्टेबिलिटी एक्सचेंज एनर्जी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में डिटेल्स में इसको पढ़ना है। तो ये मोटा मोटी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, तो वहां पे हम लोग फुल फील्ड बनाने के लिए या हाफ फील्ड बनाने के लिए हम वहां पे ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऑर्डर जो होता है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ होता है। ठीक है, तो अब देखिए लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी को हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखिए इसके लिए एक रूल होता है जिसको बोलते हैं N+L रूल। ठीक है, तो हम N+L रूल के थ्रू इसको डिसाइड करते हैं। अब देखिए N जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो शेल नंबर को बताता है, और L जो होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है जो सब शेल के बारे में बताता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्वांटम नंबर डिटेल्स में नहीं पढ़ा रहे, लेकिन जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दिया कि N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और L जो होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल नंबर या शेल के बारे में बताता है, जबकि एजिमुथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में बताता है। आपको ये वैल्यू याद रखना है कि भाई S के लिए L का वैल्यू 0 होता है, L का वैल्यू P के लिए 1 होता है, L का वैल्यू D के लिए 2 होता है, और L का वैल्यू F के लिए 3 होता है। कभी कभी G के लिए आपका पूछेगा तो आप 4 करिएगा एंड सो ऑन, ऐसे करिएगा। अब देखिए N+L रूल के अकॉर्डिंग देखिएगा तो हमेशा N+L रूल के अकॉर्डिंग जिसका वैल्यू कम आएगा उसको पहले फिल करना है, और जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसको हम लोग को बाद में फिल करना है। जैसे 1s और 2s में हमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले N+L रूल के अकॉर्डिंग इनका वैल्यू देख लीजिए। तो N+L रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके लिए N का वैल्यू 1 है और L का वैल्यू कितना है जी, 0 है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। जबकि इसके लिए N+L रूल लिखिएगा 2 होगा और +0, और इसके लिए भी वैल्यू 2 होगा। 1 छोटा है 2 बड़ा है, इसलिए 2s की एनर्जी ज्यादा होगा 1s के कंपेयर में, तो इसलिए पहले 1s में फील होगा फिर 2s में फील होगा। कभी कभी N+L रूल का वैल्यू सेम हो जाता है, तो जब N+L रूल का वैल्यू सेम हो जाता है वैसे कंडीशंस में हमें शेल नंबर को डोमिनेट मानना होगा। यानी यहाँ पे देखिए शेल नंबर 2 है और यहाँ पे शेल नंबर क्या है, 3 है, तो हमें 3 का एनर्जी ज्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ शेल नंबर के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, तो 2p की एनर्जी कम होगा और 3s की एनर्जी ज्यादा। यहाँ पे देखिए 4s, और यहाँ पे क्या है आपके पास 3d है। तो इन दोनों का अगर आप वैल्यू लिखते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वैल्यू होगा
ये आपका 3 और 2 ये आपका 5 होता है, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। तो 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी ज़्यादा है, तो इसलिए पहले आपको 4s को भरना होगा, फिर 3d को भरना होगा। यहाँ पे देखिए 4f और 7s की बात करते हैं, तो 4f और 7s की बात करते हैं, तो ये 4 प्लस 3 करिए तो ये 7 होता है, और 7 प्लस 0 करिए तो ये 7 होता है। इन दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए हम शेल नंबर को डोमिनेंट मानेंगे, इसलिए 7s की एनर्जी ज़्यादा होगा इससे। तो अब देखिए वही इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, यानी लोअर n प्लस एल रूल से हायर की तरफ जाता है। तो देखिए सबसे पहले 1s में आया, ठीक है, फिर ये किस में आया, 2s में, फिर किस में गया, 2p में, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर देखिए 3d, फिर 4p, 5s, फिर आपको यहाँ पे 4d में आया, फिर 5p में आया, फिर 6s में आया, फिर ऐसे आप 4f में, 5d में, 6p में, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है, याद रखना है इस चीज़ को। अगर याद नहीं होता है तो इस तरीके से बना के आपको याद कर लेना है। और मैंने यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग इसको लिख दिया है कि 1s की एनर्जी कम है 2s से, 2s की 2p की 3s से कम है, 3p की 4s से, 4s की 3d की, 3d का एनर्जी 4p से कम है, 5s की एनर्जी 4d से कम है, 5p की एनर्जी 6s से कम है, 4f की एनर्जी 5d से कम है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये याद रखना है, ये याद रहेगा तभी जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और अगर ये अच्छे तरीके से याद नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में डिफिकल्टीज रहेगी आपको। तो चलिए अब हम लोग लिखने चल रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन के लिए जो Z की वैल्यू होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है, वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो ऐसे केस में जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले जो भरता है वो 1 भरता है, 1s, ठीक है। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपको यहाँ पे 1 भर देना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हाइड्रोजन का हो गया। उसी तरह से अगर आप हीलियम की बात करें तो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है तो नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा रहता है और ऊपर उसका मास नंबर लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हीलियम का जेड दिया गया है तो ये 2 है। अब इसको आपको फिल करना है, तो सबसे पहले वाला जो सबशेल होता है वो 1s होता है, और 1s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरता है, 2 भरता है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1s2। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका लिथियम। लिथियम के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। अब देखिए आपको शुरुआत कहाँ से करना है, आपको शुरुआत करना है 1s से। तो 1s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरता है, 2। अब देखिए 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो आपने भर दिया। अब इसके बाद कौन सा आता है, तो इसके बाद आता है 2s। तो बाकी जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वो किस में भरेंगे हम लोग, 2s1 में भरेंगे। तो इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अच्छा, एक और आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं नोबेल गैस के टर्म्स में। जैसे इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हीलियम लिख सकता हूँ। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, हीलियम लिख दिया और यहाँ पे जो बाकी है उसको लिख दिया 2s1। तो हम नोबेल गैस के टर्म्स में भी इसको हम लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है बेरिलियम। बेरिलियम का जेड जो होता है वो 4 होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखिए, तो सबसे पहले 1s आता है, तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो भर दीजिए। इसके बाद 2s आता है, तो 2s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आता है, तो 2 हमने भर दिया है, और 2 आपके पास है तो इस तरीके से भर दीजिए। तो 1s2, 2s2 ये आपका हो जाएगा। और अगर आप इसको नोबेल गैस के टर्म्स में लिखते हैं तो हीलियम लिख दीजिए, और यहाँ पे आप लिख दीजिए 2s2, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके पास बोरोन है तो बोरोन का जेड कितना होता है, तो बोरोन का जेड होता है आपका 5। अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले किस में आता है, 1s, तो 2 भरिए, फिर आएगा 2s, इसमें 2 भर दीजिए, तो 2 और 2 4 हो गया, 2 and 2 4, और बचा कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो जाएगा 2p1 में, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो ये हो गया 1s2, 2s2 एंड 2p1। और इसको नोबेल गैस के टर्म्स में लिखते हैं तो हीलियम लिखिए, और बाकी आप 2s2 एंड 2p1 लिखिए, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास क्या है, कार्बन है। कार्बन के लिए जेड की वैल्यू कितना होता है जी, 6 होता है, ठीक है। और इसके लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं
तो ये हो जाएगा 1s2, बचा आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन। फिर भरिए 2s2, आपके पास बचा 2 इलेक्ट्रॉन, वो चला जाएगा 2p2 में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं हीलियम के टर्म्स में। ये आपका हीलियम हो गया और ये आपका हो गया 2s2 एंड 2p। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका है कार्बन के बाद नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का Z कितना होता है, 7 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं तो लिखते हैं 1s2 2s2, 4 भर गया जी। अब 3 आपके पास है तो P में मैक्सिमम 6 होता है, लेकिन 3 को आप भरिए क्योंकि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप इसको नोबेल गैस के टर्म्स में लिखते हैं तो लिखिए हीलियम, फिर लिखिए यहाँ पे 2s2 एंड 2p3। ठीक है, फिर आपके पास है, ठीक है, आपके पास जो नेक्स्ट है वो है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का Z कितना होता है, 8 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये होता है 1s2 2s2, आपने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 8 से 4 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया है, अब आपके पास 4 है तो ये हो जाएगा 2p4। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरता है, मिनिमम आप 1 से 6 1 भरते हैं, तो 1 से 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आप फिल कर सकते हैं। अब आप इसको कैसे लिखते हैं हीलियम के टर्म्स में, आप यहाँ पे लिखिए हीलियम और आप यहाँ पे लिखिए 2s2 एंड 2p4। फिर जो नेक्स्ट आपका आता है ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का Z का जो वैल्यू है वो आपका 9 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p5। ठीक है, और जब आप इसको नोबेल गैस के टर्म्स में लिखेंगे तो ये होगा हीलियम और ये होगा 2s2 एंड 2p5। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, ये आपका नोबेल गैस है। हीलियम जो है नोबेल गैस है, तो ये याद रखिए नोबेल गैस कौन कौन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेनॉन है। ठीक है, तो इनको अपने को याद रखना होगा। नेक्स्ट जो है अपना वो है नियोन, और नियोन का Z आपका 10 होता है। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p6। अब पूरा का पूरा भर चुका है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो हीलियम के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं 2s2 एंड 2p6। अब देखिए, अब ये भी नोबेल गैस हो गया। ठीक है, नियोन भी क्या होता है, नोबेल गैस। तो अगर एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है, ठीक है, याद रखिए हीलियम का यूज कब करते हो, जब Z ग्रेटर देन क्या होता है, 3 होता है, ग्रेटर देन 2 होता है लिखिए, और लेस देन क्या होता है, लेस देन 11 होता है ना, वहां तक आप लिखते हैं, यानी 2 3 से लेकर 10 के लिए। उसी तरीके से आप इसका यूज करते हो जब Z जो होता है वो ग्रेटर देन 10 होता है, और आपका लेस देन क्या होता है जी, लेस देन 18 से पहले होना चाहिए, यानी आपका जो लेस देन 18 या 18 के इक्वल भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग जैसे जैसे होगा समझते चलेंगे। ठीक है, तो अब जो बात आ रही है वो नियन के केस में हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो इसके बाद का जो है वो आपका सोडियम है। चलिए, तो नेक्स्ट जो है आपका सोडियम। सोडियम का Z कितना होता है, 11 होता है। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, 1s2 2s2 एंड 2p6। ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए। अब इसके बाद आपके पास होगा 3s1। ठीक है, अब देखो नोबेल गैस के टर्म्स में अगर आप लिखते हैं तो आप क्या देखेंगे कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये किसके लिए होता है, नियोन के लिए होता है, कि नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब आप यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख दीजिए, नियोन लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 3s1। ठीक है, तो छोटे तरीके से लिखने के लिए हम लोग नोबेल गैस का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है Mg। ठीक है, तो Mg का जो Z होता है वो आपका कितना होता है, 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। और इसको अगर आप लिखिएगा तो ये आपको लिखिएगा नियोन और यहाँ पे आ जाएगा 3s2। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का Z होता है 13। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p1 आ गया।
अब आप इसको नोबेल गैस के टर्म्स में लिखेंगे नियॉन, और ये हो जाएगा 3s2 एंड 3p। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो। आप किसका कर सकते हो, तो आप एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन का कर सकते हो, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस का कर सकते हो, फास्फोरस के बाद सल्फर का कर सकते हो, सल्फर के बाद आप किसका कर सकते हो, क्लोरीन का, और क्लोरीन के बाद आर्गन का। ठीक है जी, मैं जेड लिख देता हूँ, आप इसको कर लेना। ये आपका 14, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे आपका 17, और यहाँ पे जेड 18। 18 का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2 एंड 3p6। ठीक है, तो ये नोबेल गैस है, और इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं नियॉन, और लिख सकते हो 3s2 एंड 3p6। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हो। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग लिखते हैं। तो आई होप आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। तो इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने चल रहे हैं, और वो है आयरन। आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है Z इक्वल्स टू 26। लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। नोबेल गैस के टर्म्स में Ar, और 4s2, 3d6। आयरन के बाद कोबाल्ट होता है, और कोबाल्ट का होता है 27। लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d7। और यहाँ लिखिए Ar, 4s2 एंड 3d7। उसके बाद होता है निकल का, जेड का वैल्यू होता है 28। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, और यहाँ पे आप लिखते हैं 4s2, 3d8। अब देखिए, अब फिर से एक एक्सेप्शनल केस आ रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉपर। कॉपर का जेड का वैल्यू कितना होता है 29। तो अब अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3d9 है, तो 9 को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। इसलिए ऐसे केस में आप ऐसे ना लिख के 4s से एक इलेक्ट्रॉन को आप इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये इसका हो जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका अगर आप लिखते हैं तो ये आपका आर्गन हो गया, ये हो जाएगा 4s1, और ये आपका 3d10। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक।
Z को हम लोग 30 लिखते हैं इसका, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ठीक है। और अगर नोबेल गैस के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो AR 4s2, 3d10, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके आगे आप जो भी होगा आप लिख सकते हैं, जैसे आप इसके आगे गैलियम होता है, तो इस तरीके से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इसके आगे आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख देता हूँ, वो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, सम एक्सेप्शनल या अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसको बोल सकते हैं। जैसे हमने क्रोमियम का तो लिखा था, और क्रोमियम का हमने क्या लिखा था, आर्गन लिखा था, और 3d5 लिखा था, एंड 4s1 लिखा था। कॉपर का हमने लिखा था आर्गन, फिर आपके पास आ गया 3d10, और आपका आ गया, देखिए 4s1 पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का सही तरीके से लिखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मॉलिबेडनम है, इसको हम लोग लिखते हैं क्रिप्टन, और ये होता है 4d5 एंड 4s1। उसी तरीके से आपके पास प्लेडियम होता है Pd, और इसको हम लिखते हैं Kr, ठीक है ये, और यहाँ पे लिखते हैं 4d10। नेक्स्ट जो है आपका गोल्ड है, Au, और गोल्ड को हम लिखते हैं जेनॉन, 4f14, 5d10 एंड 6s1। और सिल्वर Ag को हम लिखते हैं क्रिप्टन, Kr, 4d10 और 5s1। तो ये कुछ एक्सेप्शनल अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आप आसानी से कर सकते हो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस कर लिया कि आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करेंगे। तो आप अभी प्रैक्टिस करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।